अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर हम जोसेफ कॉनरैड के राइटिंग स्टाइल को डिस्कस करेंगे। राइटिंग स्टाइल एक लिटरेरी ऑथर की ज़िंदगी के अंदर ऐसा फीचर है जो उसे डिस्टिंग्विश करता है और उसकी क्लास को डिफ़ाइन करता है। ये पर्टिकुलर मैनर है कि जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल अपने लिटरेरी वर्क को तरतीब देता है या उसे लिखता है। अब राइटिंग स्टाइल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? उसके अंदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होते हैं, उसके अंदर वोकैबुलरी इंक्लूड होती है, उसके अंदर इमेजरी इंक्लूड होती है, उसके अंदर सिंबलिज्म होता है, आयरनी होती है, सरकाज़म होता है, टोन और ट्रीटमेंट ऑफ टॉपिक होती है। तो ये सारे फीचर्स अमूमन राइटिंग स्टाइल के अंदर होते हैं। तो जब भी आप किसी राइटर के राइटिंग स्टाइल को इंटरप्रेट करने लगें तो ये चंद फीचर्स हैं, उनको अपने माइंड में लाजमी रखिएगा। स्टाइल क्या होता है? अब स्टाइल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी राइटर के राइटिंग स्टाइल के अंदर जो कि थीम और ओपिनियन को कम्युनिकेट करता है। तो स्टाइल का मकसद क्या है? स्टाइल का मकसद ये है कि उसके थ्रू थीम और ओपिनियंस जो होते हैं किसी भी राइटर के, वो ऑडियंस या रीडर्स तक कम्युनिकेट होते हैं। बहुत सारे लिटरेरी फिगर्स हैं, उनका अपना राइटिंग स्टाइल है। जैसे मिल्टन का राइटिंग स्टाइल है। मिल्टन के राइटिंग स्टाइल के अंदर आपको लैंग्वेज बहुत हाई पेडिस्टल के ऊपर नज़र आएगी, आपको लैंग्वेज का ग्रैंडर नज़र आएगा और वहाँ पर ब्लैंक वर्ड्स नज़र आएगी। अब आर्थर मिलर के वर्क के अंदर अगर आप देखें तो आपको ट्रैजिक एस्पेक्ट नज़र आएगा ह्यूमन लाइफ का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आर्थर मिलर के एक इम्पॉर्टेंट वर्क डेथ ऑफ द सेल्समैन के अंदर देखें तो आपको उसके अंदर विली लॉमैन की ट्रेजेडी और उसकी ट्रैजिक लाइफ के बारे में बताया जाएगा। हेमिंग्वे ने अपने वर्क के अंदर सिंबलिज्म के ऊपर बहुत रिलाई किया। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में से एक वीडियो के अंदर हेमिंग्वे के सिंबलिज्म को भी डिस्कस किया। अ फेयरवेल टू आर्म्स के अंदर हेमिंग्वे ने अपने वर्क्स के अंदर सिंबलिज्म का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर हमारा मेन इशू ऑफ कंसर्न आता है। वो हमारा इशू ऑफ कंसर्न है कॉनरैड का राइटिंग स्टाइल। अब जोसेफ कॉनरैड का राइटिंग स्टाइल इंग्लिश नावल की दुनिया में एक इम्पॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स थी नॉवेल्स राइटिंग के अंदर, उनको वो रेजिस्ट करता है। तो ये एक रेजिस्टिंग पावर के तौर पर जो जोसेफ कॉनरैड का राइटिंग स्टाइल है वो एक्ट करता है। अब हार्ट ऑफ डार्कनेस के प्लॉट को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो उसके अंदर आपको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट नज़र आता है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इस तरीके से नज़र आता है कि खुद जोसेफ कॉनरैड ने बेल्जियन कॉन्गो जो कि एक कॉलोनी थी उसका विज़िट किया और वहाँ पर उसने इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ देखी कंपनी की। तो उन इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ को देखते हुए उसने कॉन्गो के अंदर जो पिटेबल कंडीशंस थी नेटिव पॉपुलेशन की उसको एक्सप्लेन किया। उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जो नेटिव पॉपुलेशन है उसे सैवेज या बारबेरिक कहा जाता है और उन्हें अदर किया जाता है। अब अगर फीचर्स की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हमारे पास जोसेफ कॉनरैड के राइटिंग स्टाइल का ये है कि उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो इम्प्रेशनिस्टिक है। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जोसेफ कॉनरैड ने प्लॉट के अंदर इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल का यूज़ किया कि जिसकी मदद से वो स्टोरी को नरेट या रिलेट कर सके। अब इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल क्या है? इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल से मुराद ये कि जोसेफ कॉनरैड का जो राइटिंग स्टाइल था वो रीडर्स के माइंड के ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ देता था। अब अगर हम प्लॉट को पढ़ते हैं तो उसके अंदर मॉरल ऑफ नरेटर के तौर पर एक्ट करता है। तो जो नरेशन मॉरल ऑफ देता है या उसका जो कैरेक्टर है वो ऑडियंस के ऊपर बड़ा असर डालता है और हम उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब मॉरलोव क्योंकि नरेटर है और वो माउथ पीस है जोसेफ कॉनरैड का, तो जो उसकी आइज़ हैं वो हमारी गाइड के तौर पर एक्ट करती हैं और जो मॉरलोव की थिंकिंग जो है वो हमारा जो फ्रेम ऑफ माइंड है उसको वो ओवरकम कर लेती है। अब कॉनरैड के लिए नावल क्या है? कॉनरैड के लिए नावल एक इम्प्रेशन है जिसे सेंसेस के थ्रू कन्वे किया जाता है। अब हार्ट ऑफ डार्कनेस में जोसेफ कॉनरैड ने क्या किया? जोसेफ कॉनरैड ने एम्प्लॉय किया कैरेक्टर ऑफ मार्लोव। उसके थ्रू उसने जो लोकल नेटिव पॉपुलेशन थी उनकी मिजरीज, उनके पैंग्स, उनकी पेन्स को हमारे सामने पेश किया।
इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल को इस्तेमाल करते हुए ऑथर ने बारबेरियनिज्म का जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो उसने कॉन्गो के अंदर एक्सपीरियंस किया उसे एक्सप्लेन किया हमारे सामने। यहाँ पर एक लाइन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि जो कि इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल के अंदर आप कोट कर सकते हैं, वो है एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स। डायलॉग्स, किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर कैरेक्टर्स प्राइमरी चीज़ होती है, कैरेक्टर्स माउथ पीस होते हैं ऑथर का। अब कैरेक्टर्स के साथ ऑथर क्या करता है, कैरेक्टर्स को डायलॉग के ज़रिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करवा कर एक कंटिन्यूस टग ऑफ वॉर राइटर जो होता है वो प्लेस करता है अपने प्लॉट के अंदर। बहुत सारे नॉवेलिस्ट जो हैं उन्होंने डायलॉग्स का इस्तेमाल किया, बल्कि हम कह सकते हैं कि अक्सर नॉवेलिस्ट अपने वर्क के अंदर डायलॉग्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जोसेफ कॉनरेड का जो डायलॉग का इस्तेमाल था वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब कॉनरेड ने क्या किया, कॉनरेड ने डायलॉग ऑफ एक्शंस को एस्क्राइब किया कैरेक्टर्स को, फिर उसने डायलॉग्स के अंदर ही डिस्क्रिप्शंस को रिवील करना शुरू किया। अब ये मॉरलोव का कैरेक्टर है कि जिसके थ्रू जो ऑडियंस है उसे एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि किस तरीके से जो लोकल या नेटिव पॉपुलेशन है कॉन्गो के अंदर वो सफ़र कर रही है, और किस तरीके से जो रेवेजेस ऑफ इम्पीरियलिज्म हैं वो जो बेसिक सोशल फाइबर है उसे अफेक्ट कर रहे हैं कॉन्गो के अंदर। मॉरलोव ने कॉन्गो को किस तरीके से डिस्क्राइब किया, मॉरलोव ने कहा था वन ऑफ द डार्क प्लेसेस ऑफ द अर्थ। उसके अलावा एक और कोट इस ज़िम्न में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, It was accepted in silence। देन हमारे पास सिंबलिज्म मौजूद है। सिंबलिज्म एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है जो लिटरेरी फिगर्स जो हैं अपनी राइटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपना जो कॉन्सेप्ट है उसे और बेहतर तरीके से ऑडियंस के सामने बयान कर सकें। अब जोसेफ कॉनरेड ने भी सिंबलिज्म को इफ़ेक्टिवली एम्प्लॉय किया कि अपना जो थीम है, अपने जो थीमेटिक पैटर्न्स हैं वो रीडर्स को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिंबल जो कि राइटर ने इस्तेमाल किया वो आइवरी का सिंबल इस्तेमाल किया। आइवरी का सिंबल क्यों इस्तेमाल किया है, अगर आप प्लॉट को रीड करते हैं तो उसके अंदर आइवरी के डिस्कशन आपके सामने बहुत आती है। अब आइवरी का फिनोमेना क्या था, हम जानते हैं कि जो कर्ड्स था जो कि एजेंट्स था कंपनी का, उसका काम ये था कि वो कॉलोनियल रूल को रिप्रेजेंट करेगा और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे कॉलोनी के उन्हें वो यूजर्व करेगा। तो कर्ड्स करता क्या था कि कर्ड्स आइवरी को हासिल करता था और उसे अपनी कंपनी को एक्सपोर्ट करता था, यानी वो जो कॉलोनियल रूल है उसे जाहिर करता था। तो हम कह सकते हैं कि जो आइवरी है वो कॉलोनाइजर्स के ग्रीड का सिंबल है, वो उनके लालच का सिंबल है। अब कर्ड्स एक पेंटिंग बनाता था एक ब्लाइंड फोल्डेड वेमेन की। वो ब्लाइंड फोल्डेड वेमेन की पेंटिंग क्या सिंबलाइज करती थी कि यूरोपियन ब्लाइंड हो चुके हैं या फिर जो कॉलोनाइजर्स की डीड हैं उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको वो तवज्जो नहीं देते। डिस्टॉर्टेड फेस ऑफ women रिफ्लेक्ट्स द डिस्टॉर्टेड मॉरल स्टैंडिंग ऑफ यूरोपियंस, यानी जो women का डिस्टॉर्टेड फेस था वो जो मॉरल स्टैंडिंग थी यूरोप की उसके अंदर जो डिस्टॉर्शन थी उसको रिप्रेजेंट करता था। कर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करता था, कर्ड्स सबसे पहले रिप्रेजेंट करता था कॉलोनियल रूल को, कर्ड्स रिप्रेजेंट करता था जुल्म सितम को, कर्ड्स रिप्रेजेंट करता था डार्क साइड ऑफ ह्यूमैनिटी के, जिसके अंदर जो लोकल या नेटिव पॉपुलेशन है या जो कमज़ोर लोग हैं उनकी सफरिंग्स, उनके हंगर, उनकी पैंग्स का कोई भी मदावा करने वाला नहीं था और उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। मॉरलोव का कैरेक्टर क्या सिंबलाइज करता था, मॉरलोव सिंबलाइजेस लीनिंग कर्व ऑफ मैन एंड यूरोपियन सिविलाइजेशन। यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थम्स अप दें। थैंक यू वेरी मच।